नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष, इंडिया वाला गठबंधन और ख़ास तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ गई और भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार कर गई तो संविधान समझो खत्म, संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाकर सपा और कांग्रेस के दोनों नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गैर हिंदी भाषी राज्यों में एक अच्छा खासा नैरेटिव सेट करने में बड़ी भूमिका अदा की। ममता बनर्जी अलग बंगाल में वो कहती रही कि संविधान, इस तरीके से पूरे देश में विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट किया, ये अवधारणा बना दी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, बहुजनों, सर्वहारा समाज के लोगों, ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार छीनने की मंशा रखती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया। और इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और चिंता की बात यह है कि यह बड़ा नुकसान हिंदी हार्टलैंड में हुआ, हिंदी बेल्ट में हुआ। हालांकि मीडिया ने उस तरीके से इसको ना ही बताया ना ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से नुकसान होना 63 से घटकर अगर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से नीचे आ जाए, 36 सीटों पर आ जाए, तो वास्तव में चिंताजनक बात है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, बिहार में भी, तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसकी जो जड़ है वो है कि हाथ में संविधान की एक बुकलेट लेकर राहुल गांधी सभाओं में प्रकट होते थे ऐसे ऐसे करते हुए, और वो जनता को बताते थे कि संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। इस बीच एक विवाद कल चर्चा में आया और आज सुर्खियों में आ गया जब मायावती ने उसे ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें मनुस्मृति पढ़ाने की संस्तुति कर दी गई। हालांकि वहां के वाइस चांसलर ने इस बात को एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया, कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी मायावती ने कहा कि ये बहुत खतरनाक मामला था, मनुस्मृति। और मायावती, आपको ध्यान होगा, बार बार जब वो सरकार में रही हैं, बार बार मनुवादी 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 कहती रही हैं। मायावती ने एक्स पर लिखा कि भारतीय संविधान के मान सम्मान और मर्यादा व इसके समता मूलक जो कल्याणकारी उद्देश्य हैं उसके खिलाफ जाकर डीयू की लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक था। डॉक्टर आम्बेडकर ने खास तौर पर उपेक्षित महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मानवतावाद व धर्मनिरपेक्षता को मूल रखकर भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता। यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का जो प्रस्ताव था उसको कंडेम्ड किया है सभी लोगों ने। मायावती ने इसकी प्रशंसा की है कि इसे रद्द कर दिया वहाँ के वाइस चांसलर ने। लेकिन इसी के जरिए मायावती ने मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर हम सब चर्चा कर ही रहे थे और आज मंथन का विषय भी यही था कि मनुस्मृति वर्सेस बाबा साहब का संविधान। लेकिन देर शाम, ये शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके एक गजट पोस्ट किया भारत सरकार का, जिसमें कहा गया कि 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, उससे देश के संविधान की रक्षा करने वाले तमाम लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, जेलें भर दी गई थी। तानाशाही मानसिकता से इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था, ये कहा अमित शाह के एक्स पोस्ट में। और उन्होंने कहा कि इसीलिए 25 जून को सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी, इसका निर्णय ले लिया भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने। उस सरकार का फैसला गृह मंत्री ने सुनाया। तो जब कोई सरकार फैसला ले लेती है तो सरकार पार्टी तो है नहीं, तो वो एक अलग तरीके का रूप ले लेता है। और इसके बाद ये बहस मनुस्मृति से
आगे बढ़कर 4 कदम आगे बढ़कर ये मनुस्मृति वाली बहस अब संविधान के रक्षक, संविधान बचाओ बनाम संविधान की हत्या पर आ गई। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि भाई इस फैसले को सरकार ने लिया है कि 25 जून को अब हर साल सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी। इसमें खास तौर पर यह ऐसा करने के पीछे कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करना जनता के सामने और ये बताना कि ये पार्टी देश के संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करती रही है। संविधान हत्या दिवस पर हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, यह गृह मंत्री ने कहा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए। ये बात उन्होंने कही है। इसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, बहुत सारे चीज़ें आई हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो कह रहे हैं कि बापू की हत्या का दिवस भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप संविधान की हत्या का दिवस मनाएंगे तो बापू की हत्या का दिवस भी 30 जनवरी को बापू की हत्या लोकतंत्र की हत्या थी और इसे बापू की हत्या का दिवस भी मनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, उन्होंने पलटवार किया है और इस बात को बहुत लंबे चौड़े तरीके से इसके अखिलेश यादव ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा बेरोजगारों के सपनों की हत्या दिवस, बापू की हत्या दिवस। वो कह रहे हैं कि 30 जनवरी को हम लोग बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो एक तरीके से बापू की हत्या के दिवस, जो बापू के जो जिन आइडियोलॉजी की, बापू के जिन सिद्धांतों की हत्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने की है, हम सब बापू हत्या दिवस भी मनाएंगे पूरे देश में। अखिलेश यादव ने कहा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। भाजपा बताया कि मणिपुर में नारी के मान सम्मान अपमान की हत्या, क्योंकि यह हत्या दिवस नहीं है क्या, हाथरस की बेटी का हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान की हत्या का दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी की हत्या का दिवस, 3 काले कानून कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करते हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस, अग्निवीर हत्या दिवस, बेरोजगारी हत्या दिवस, बहुत सारे हत्या दिवस मना, बढ़ती महंगाई, नोटबंदी, बहुत सारे मुद्दे अखिलेश यादव ने लिए। तो कुल मिलाकर जो ये सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, उसके मुकाबले में जो इंडिया वाला गठबंधन है, विपक्ष बहुत डटकर खड़ा नजर आया और वो कह रहे कि हम नौकरियों की बात करेंगे, नौकरियों की हत्या दिवस, महिलाओं का चीरहरण दिवस, बापू की हत्या दिवस। वो बापू की हत्या याद दिलाएं कि लोगों ने किस मानसिकता ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी थी। ये इस तरीके की चीजें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सारे वाकये गिनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एक्स पर पोस्ट किया है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर जेपी नड्डा हों, बहुत सारे लोगों ने। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक एक्स पोस्ट किया है और उसमें दलितों, शोषितों, पीड़ितों, बहुत सारे वाकयात उन्होंने गिनाए हैं। एक रिपोर्ट इस पूरे मसले पर आप देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नोटिफिकेशन पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अमित शाह ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। अब अमित शाह के ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में घमासान मचना शुरू हो गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। संसद के पिछले दिनों खत्म हुए सत्र के दरमियान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर जो बात कही थी, और सदन में इस बार आपातकाल पर जो स्पीकर ओम बिरला प्रस्ताव लेकर आए थे, निंदा प्रस्ताव, उसको लेकर भी बहुत बवाल मचा था। उसके बाद राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र किया। उसके बाद भी कांग्रेस असहज हुई और विपक्ष ने उस पर हंगामा किया, और पूरे प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष मणिपुर 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 करता रहा। 2.5 घंटे तक केवल प्रधानमंत्री के भाषण को शोरगुल की भेंट चढ़ गया, और मणिपुर के शोर में प्रधानमंत्री का भाषण हम सब बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सुन नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्या कहा था आपातकाल को लेकर, तभी ऐसा लगने लगा था कि आपातकाल को एक बड़े मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सामने रखने वाली है। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था, और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई 7 साल तक आपने सत्ता की मौज ली, लोकसभा 7 साल तक, 5 साल का कार्यकाल होता, 7 साल तक आपने मौज ली, अब आप हमें संविधान सिखाने चले हो। खैर, वार पलटवार है, बहुत सारे एक्स पर पोस्ट हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा कि इस परिचर्चा के दौरान वो चलाते रहें, क्योंकि अब परिचर्चा पर सीधे जाना ज़्यादा बेहतर होगा। मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कुंवर जपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रोफेसर हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर ML वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रोफेसर वर्मा। दिल्ली से महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिकेश बहादुर जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, और बहुत दिनों से वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपने विचार रखते रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स या सक्रिय राजनीति से अब उनका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। हरिकेश बहादुर जी से मैं चर्चा की शुरुआत आज करना चाहूँगा। हरिकेश बहादुर जी अगर हमें सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि हरिकेश बहादुर जी अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हरिकेश जी, आपने उस इमरजेंसी का दौर भी देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आज जब हम लोग
चर्चा करने की सोच रहे थे कि भाई मनुस्मृति को लेकर एक विषय आया कि दिल्ली की जो कॉलेज ऑफ लॉ है वहाँ मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव हुआ, फिर वीसी ने खारिज किया, फिर उस पर देश में वितंडावाद मचा। लेकिन अचानक शाम होते होते सरकार ने एक गजट कर दिया कि भाई आपातकाल का जो दिन है 25 जून वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद एक नई तरीके की बहस छिड़ गई इस देश में कि संविधान बचाओ बनाम संविधान हत्या, और सत्ताधारी दल कह रहा है कि जो संविधान बचाने निकले हैं वो दरअसल उन्होंने संविधान की हत्या की है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या यह मूल मुद्दों को डिरेल करने के लिए इस तरह की बहस है या फिर ये मुद्दा है? हरकेश जी, देखिए, बीजेपी की जो सरकार इस समय चल रही है, पिछले ये तो 11वां साल अब शुरू हो गया है, वो केवल मुद्दों से लोगों को भटकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। ये बात सही है कि आपातकाल इस देश में लागू हुआ था, जिसको किसी ने बहुत पसंद नहीं किया था, और जब इंदिरा जी दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने खुद इसके लिए माफी भी मांगी थी भारतीय जनता से, और उसके बारे में कई बार कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि वो एक भूल थी, जैसे भी जिन भी परिस्थितियों में हुई उसको दोबारा किए जाने की कोई आवश्यकता अब कोई भी नहीं समझता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो जुमलेबाजी वाली सरकार है, नए नए जुमले रोज गढ़ती रहती है। अब एक नया जुमला इसका भी बनाया जो आपने कहा संविधान हत्या दिवस या क्या, ऐसे ही एक वो विभाजन के बारे में भी, जो देश का विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से भी 14 अगस्त का किए हैं। तो इस तरह के तमाम जुमले गढ़ते हैं क्योंकि इन जुमलों में लोगों को फंसाया जा सकता है। धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और लोगों की संख्या घट भी रही है। अगर घटी ना होती तो आज इनकी दुर्गति जो अभी हुई है इस चुनाव में, वो दुर्गति नहीं हुई होती है। ये संविधान हत्या की जो बात कर रहे हैं, ये तो रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। आजकल तो हालत ये है कि पूरी व्यवस्था को कन्वर्ट करने में लगे हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक फ्रीडम जो लोगों को दी गई है, जो लोकतांत्रिक आज़ादी है, कई मामलों में आप देखेंगे, आपके प्रेस के लोग भी इसको जानते ही हैं कि प्रेस फ्रीडम की क्या स्थिति है हिंदुस्तान में। धीरे धीरे सब कर्टेल किया जा रहा है। एक किनारे से आप देखते चलिए, जो राइट टू लिबर्टी और लाइफ है, जो आर्टिकल 21 वो फंडामेंटल राइट, उसके तहत जितने आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इनकाउंटर्स वगैरह हुए हैं, कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, अगर उनका ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाए तो कितना आपको उसका कायदे से इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है, इससे लोगों को ठीक पता नहीं चल रहा है। अगर उसका ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बहुत सारे इस तरह के जो इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि सबका थारो इन्वेस्टिगेशन हो और सुप्रीम कोर्ट के जरिए पता चलेगा कि वो तानाशाही है कि नहीं। इनके कई एमपी कैंडिडेट ने और जो पहले एमपी रह चुके हैं उन लोगों ने चुनाव के पहले, ये कई बार कहा, चुनाव के दिन के पहले आप कह सकते हैं कि हमको आप 400 सीटें दीजिए, हम 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में संशोधन तो हमेशा होता है, जैसी आवश्यकता रहती है वो संविधान में संशोधन होता है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी कुछ धाराओं को बदलना पड़ेगा, कुछ नियमों को बदलना पड़ेगा, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसे न बदलने की बात जो कही जाती है वह भी भाजपा को पसंद नहीं है। इसीलिए उपराष्ट्रपति तक को इस्तेमाल किया गया है कहने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। और ये लोग कतई इस बात को मानते नहीं हैं। ये तो इनका दुर्भाग्य कहिए या देश का सौभाग्य कहिए कि अब की बार इनको बहुमत नहीं मिला, नहीं तो संविधान की धज्जियां उड़ा दिए होते। ये आपको पता होगा, प्रेस फ्रीडम जो 19(1)A में आता है वो फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है। उसमें आज भारत 159वें या 161वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड जी। किस तरह से पत्रकारों को टार्चर किया गया, ईडी सीबीआई वगैरह को लगा करके किस तरह से आप देख रहे हैं कि विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके झारखंड में ही सोरेन को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, अभी वो छोड़े गए। आज अभी उनको बेल मिली है केजरीवाल को, लेकिन सीबीआई का लगा करके अभी भी उनको जेल में रख रहे हैं। गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, राज्य सरकारें ठीक से फंक्शन न करने पाए जो विरोधी दलों की सरकारें हैं।
अभी स्टेट्स को फंड तक नहीं प्रॉपरली रिलीज किए जा रहे हैं। स्टालिन का स्टेटमेंट आज मैं हिंदू में पढ़ रहा था कि मेट्रो रेल वगैरह बनाने के लिए जो फंड रिलीज करने थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं कर रही है और बहुत परेशानी पैदा कर रही है बार बार मांगने के बाद, जबकि मैक्सिमम टैक्स वो लोग देते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमारे साउथ के स्टेट्स जो हैं हमारे एक्सचेकर को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो जेन्युइन डिमांड उनकी है जिसके लिए कि सरकार ने खुद कमिट किया हुआ है वो पैसा तक उनको नहीं दिया जा रहा है। कोलोजियम सिस्टम को देखिए जो जजेस के अपॉइंटमेंट का है, उसका तरीका यह है कि जो कोलोजियम रिकमेंडेशन भेजती है उसको गवर्नमेंट एक बार वापस कर सकती है, दोबारा जो वो भेजेंगे तो जजेस को अपॉइंट करना पड़ता है। कोलोजियम के रिकमेंडेशंस बार बार आते हैं और ये लोग उस पर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इनको लगता है कि जब तक हमारे फेवर का जज उसमें नहीं रखा जाएगा हम नहीं करेंगे। ऐसा लोगों को इंप्रेशन ये जा रहा है, और स्थिति क्या बनती जा रही है कि जुडिशियरी अलग परेशान है। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए अभी आपने देखा होगा किस तरह से अमेंडमेंट कर एक नया कानून उन्होंने हरकेश जी कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे राउंड में आता हूं। आपके कमिश्नर की नियुक्ति में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन उसमें इन्होंने अमेंड करके प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर। अब बताइए उसका क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर का नाम ही, कैबिनेट मिनिस्टर तो ही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। इन्होंने जो जज उसमें इलेक्शन कमीशन नियुक्त किए और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में क्या किया उसकी सारी धज्जियां तो उड़ चुकी हैं, सारी बातें लोगों के सामने हैं किस किस तरह से हुआ है। कितनी जगह पर लोगों को ये डाउट है कि दो कैंडिडेट हारे हुए थे बीजेपी के, उनको जिताया गया। ये बहुत सारी चीजें जो होती चली जा रही हैं लगातार। इनकाउंटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताया, फंड न देने के बारे में आपको बताया, डिफेक्शन करा करा करके एमएलएस का किस तरह से सरकारें गिराई गई, ये जो तमाम एजेंसी का इस्तेमाल, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या तो लोग रोज कर रहे हैं। ठीक है हरकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा अभी। मैं कुंवर जपेंद्र को लेता हूं। मजदूर नेता, एक बहुत बड़े मजदूर नेता से बात हुई, वो बता रहे थे कि पूरी तरह से कारपोरेट के फेवर में, वर्कर के खिलाफ है, कारपोरेट के फेवर में। और वर्कर्स की स्थिति क्या बनती जा रही है कि वो पूरे कारपोरेट के बड़े बड़े पूंजीपति। हरकेश जी मैं आता हूं आपके पास। हरकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुंवर जपेंद्र, जिस तानाशाही की बात कह के आपातकाल को, जाहिर सी बात है कोई अच्छा तो नहीं कह रहा, किसी ने भी नहीं कहा हुआ कि बहुत अच्छी चीज़ है आपातकाल। खुद जिन्होंने लगाया वो भी शर्मसार हुए और अभी तक शर्मसार हो रहे हैं। आपातकाल को संविधान हत्या दिवस सरकार ने आज गजट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन जिस तानाशाही, जिस चीज़ों की बात हरकेश जी कर रहे हैं, क्या उन पर इस देश की जनता गौर नहीं कर रही है या आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है क्या उस ओर? कुंवर जपेंद्र कुंवर जपेंद्र बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बातें हमने आपको बताया, संविधान के प्रति कोई रुचि नहीं है। ये संविधान जब बन रहा था उसी समय इनके लोगों ने विरोध किया, जो इनके आप कह सकते हैं। हरकेश जी, हाँ कुंवर जपेंद्र बोलिए। आ रही है आवाज? कुंवर जपेंद्र, कुंवर जपेंद्र आप सुन पा रहे हैं? कुंवर जपेंद्र आप सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी व्यवधान है, एक ब्रेक ले लेता हूं, मुझे उसे ठीक किया जाए इस दौरान, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक से लौटा है। इस बीच हमारे साथ पूर्व जज और संविधान के जानकार बीडी नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हरकेश बहादुर राजनीतिक विश्लेषक ने कही। हरकेश जी ने कहा कि बहुत सारी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी ने भी माफ़ी मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी थी, कांग्रेस अभी तक शर्मसार रहती है,
लेकिन जो मौजूदा 10 साल का कार्यकाल है, इसमें भी तो बहुत सारी तानाशाही और आपातकाल हुए हैं। कुंवर जपेंद्र, क्या इस ओर ध्यान नहीं जाएगा इस देश की जनता का, या आप लोगों का नहीं जाता है? देश की जनता का ध्यान हर मुद्दे की ओर जाता है, सरकार की प्रत्येक कार्यप्रणाली की तरफ जाता है। और जो हम इमरजेंसी की 1977 की बात कर रहे हैं, तो देश में अभी वो पीढ़ी मौजूद है जिसने लोकतंत्र की होती हुई हत्या को देखा, लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार होते हुए देखा, आजादी के बाद के भारत की राजनीतिक साजिशों को देखा। सवाल 1977 का नहीं है कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काले दिवस की बात की। सवाल है कि जिस कांग्रेस की वजह से देश को ये काला दिवस देखना पड़ा, उस कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो एक पावर ट्रांसफर हुआ था, पावर ट्रांसफर तो 1946 में हो गया था और देश आजाद 1947 में हुआ। तो उस पावर ट्रांसफर के खेल में भारतवासियों के साथ कहां कहां दगा नहीं किया गया। चंद्रशेखर आजाद जी की इलाहाबाद में पार्क में हत्या करा दी जाती है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप इस देश के लोकतंत्र का मजाक नहीं कहेंगे? 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर झूलने दिया जाता है, उसे इस देश के वो बुजुर्ग क्या कहेंगे जिन्होंने उस मंजर को देखा है, उस दौर को देखा? क्या उन्हें बचाया नहीं जा सकता था? हमारे नौजवान क्रांतिकारी, हजारों क्रांतिकारी काला पानी की सजा में सड़ा दिए गए, वहां भेज दिए गए, कांग्रेस के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? 1947 में देश का विभाजन हो गया इस कांग्रेस के अहम की वजह से। 10 लाख से ज्यादा लोग भारतीय कत्ल कर दिए गए, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, उसे आप लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र की हत्या नहीं करेंगे? 1964 में इस देश के एक प्रधानमंत्री की देश के बाहर हत्या करा दी जाती है, उसे आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? 1972 में क्या हुआ इस देश के अंदर? 1984 में इस देश के अंदर क्या हुआ? 1989 के अंदर हजारों कश्मीरी ब्राह्मण परिवारों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, अपने पुरखों की जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं, इसे आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? 1977 तो सिर्फ कांग्रेस का एक नमूना है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर आजादी से पहले, पावर ट्रांसफर से पहले और पावर ट्रांसफर के बाद निरंतर हत्याओं का, साजिशों का जो एक लोकतांत्रिक चेहरा पेश किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर हमारी पीढ़ी भी शर्मिंदा है और हमारे हरकेश बहादुर जी की भी पीढ़ी भी निश्चित तौर पर शर्मिंदा होगी। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों की मान मर्यादा, राष्ट्रीयता की मर्यादा एक अलग विषय होता है, राजनीतिक द्वंद्व एक अलग विषय होते हैं। तो इससे कांग्रेस अपने आप को युगों युगों तक बचा नहीं पाएगी। ठीक बात है। नकवी साहब, हिलाल नकवी साहब, जी सर, जरा ये बताइए कि भाई जो कुंवर जपेंद्र ने तो आज़ादी के पहले से लेके और अभी तक, जब तक आपकी सरकारें मजबूत रही हैं, उन्होंने कहा कि आप केवल हत्या ही करते हो, करवाते रहे हैं, इस देश में आपने कोई काम नहीं किया। नहीं, हमने इतना ही कहा। आप हमने सिर्फ एक हत्यारी कांग्रेस और लोकतंत्र का मजाक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हत्यारी किसे कहा जाता है? जो हत्याएं करवाती है, यही तो कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? के साथ कहा है हमने, जो दर्ज है उसके ऊपर हजारों किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, वो एक इतिहास में दर्ज पन्ने हैं। ठीक है, जवाब दीजिए नकवी साहब, हिलाल नकवी साहब। बहुत ही अजीब गरीब लगता है कि 10 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, तब तक उनको ये संविधान नहीं याद आया। अब की जब एनडीए की सरकार आई है तो उनको संविधान याद आ गया है। ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। दूसरी बात, अगर कहते हैं ये संविधान हत्या दिवस है, तो क्या मोदी जी ने मरे हुए संविधान की शपथ ली है?
संविधान में कुछ भी नहीं है, कुछ भी जीवंत नहीं है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जपेंद्र की जी पुरानी बोलने आदत दीजिए, है। जपेंद्र जी बोलने दीजिए, आपको मौका दूंगा, उनको बोलने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बड़ी पुरानी आरजू है। 1949 में जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया है, उसके पश्चात यही दिल्ली था और दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां आरएसएस ने जलाई थी। यही आरएसएस था जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उनके पुतले फूके थे। यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है जिसने तिरंगा जलाया था। यही भाजपा और आरएसएस है जिसने कि आरएसएस के जो उनका अपना मुख्यालय वहां के पर तिरंगा झंडा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ था तब तक फहराया नहीं था। और वो जो है वो संविधान की बात कर रहे हैं। जो लोग इतिहास नहीं जानते, अंग्रेजों के बारे में ये बात करते हैं, बड़ा अफसोस लगता है। ये वो लोग हैं जब जो कहा करते थे कि जब इफ नो इंग्लिश देन हु विल रूल इंडिया, प्लीज मत जाइए। पैरों में पड़े थे, ये याद होगा, सबको याद होगा। कहा करते थे आप छोड़ के मत जाओ, अगर आप चले जाओगे तो भारत में शासन कौन करेगा। वो आज 1931 याद करते हैं, महान शहीदों को याद करते हैं। जिन भगत सिंह के लिए नेहरू जी स्वयं चल करके गए थे, हिस्टोरिक प्रूफ है, उसको बैठे बैठे उन्होंने कर दिया। तो देखिए इनके यहां सच झूठ कुछ नहीं है। आप ऑन स्क्रीन बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। आप ऑन स्क्रीन बैठ के झूठ नहीं बोल सकते, प्लीज। चंद्रशेखर जी की आप हत्या करा दें, आप जो हैं क्रांतिकारी की आप झूठी पैरवी करें, ये नहीं चलेगा। देखिए कुंवर जपेंद्र बहुत तसल्ली से उन्होंने सुना। अगर झूठ लग रहा है तो आप जवाब दीजिएगा, ये गलत बात है। और आप भी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप उनको बोलने दीजिए ना। बोलिए नकवी साहब, बोलिए। जी हाँ, तो ये वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आज की तारीख में 10 साल भारतीय जनता पार्टी अपना शासन करने के बाद आज उनको क्यों याद आया? आज उनको इसलिए याद आया क्योंकि अखंड भ्रष्टाचार में घिरी हुई ये भारतीय जनता पार्टी के पुल रोज गिर रहे हैं। रोजाना जो इनका हाईवे है उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं। नीट के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया वो सामने है, महंगाई सामने है, बेरोजगारी सामने है। इन सारी सब चीजों को, इन सारे सब मुद्दों को बचने के लिए ये कहते हैं कि संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं। अरे साहब, कुछ तो शर्म करें। क्या मरे हुए संविधान की जो है शपथ ली है हमारे प्रधानमंत्री जी ने? ये आपकी दिली आरजू है, वास्तविकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत 1977 में, उसके बाद 1980 में और आज तक की इस बात को माना है कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, माफी भी मांगा और गलती भी मानी। और इस भारत के समाज ने 1977 के बाद जब 1980 में इलेक्शन हुआ तो 353 सीटें दी थी कांग्रेस को, जिसकी आरजू आज तक की भारतीय जनता पार्टी की है। 303 ना पार कर पाए। हम जो है इमरजेंसी के बाद इसी देश की जनता ने हमको माफ किया और दोबारा शासन करने की 300 पे आ गए। दोबारा इन्होंने शासन करने की हमको जो है इसी भारतीय जनता ने हमको दोबारा मत दिया। और जब हम 1984 में आते हैं तो 1984 का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके इलेक्शन के बाद आप 2 रह गए थे, मात्र 2, और कांग्रेस 400 पार थी वहां के ऊपर। तो इस देश की जनता ने फैसले बहुत अच्छे से किए। इस देश की जनता ने 77 में भी फैसला दिया, इस देश की जनता ने 80 में फैसला दिया, इस देश की जनता ने 84 में फैसला दिया है। तो इस वजह से आप जो है देश की जनता को नहीं बरगला सकते हैं। अपनी नाकामियों को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी गिरती हुई साख को आप बचाने के लिए इस तरह का लेके आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी 400 सीटें हमको दे दो, हम संविधान बदल देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वेंकट चलैया बाकायदा कमेटी बनवाई थी संविधान को बदलने के लिए। सारे देश को याद होगा, यहां के पास सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए, उनको याद होगा कि आपने देश के संविधान को बदल देने के लिए, उसकी आत्मा की हत्या करने के लिए वेंकट चलैया कमेटी बनवाई थी। आपके यहां के एमपी कहते हैं कि हमको 400 सीट दे दो, हम जो है संविधान बदल देंगे। हेगड़े साहब, गिरिराज सिंह साहब, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उन्होंने कहा। अरुण गोविल मेरठ में उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे कि हम इस संविधान की आत्मा को हत्या कर दे। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं।
आपने जो है सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या उस वक्त की थी जब 1949 में 1949 में संविधान जो है भारत के लोगों ने अपनाया था और आपने उसकी प्रतियां जलाई थी। ठीक है। आपने अभी तक की उसकी हत्या की जब 113 लोगों को बोलने से रोक करके और क्या नाम है ठीक है पार्लियामेंट नकवी से साहब। बाहर कर दिया और ये 3 दंड संहिताएं जो हैं उनको पारित कर दिया। आप आज भी करते हैं जब आप अपोजिशन का माइक बंद करते हैं, उनका मुंह बंद ठीक है। करते हैं, तब आप करते हैं। ठीक है। संविधान की हत्या करने की आपकी औकात नहीं है। देश की जनता ने आपको इतना बहुमत नहीं दिया है कि आप संविधान की हत्या करें। या आपकी आरजू थी, है और रहेगी। इसी ठीक है वजह नकवी से साहब, आप मैं लौटूंगा एक 10 सेकंड जपेंद्र, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जपेंद्र केवल 10 सेकंड इस पर, बाकी मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। बड़ी बड़ी होशियारी से प्रोफेसर अहमद, हो सकता है इन्हें बुरा लगे, आपने किस तरह से अपनी जो जितनी भी आपके ऐसे क्रियाकलाप थे जो वास्तव में देश के संविधान के ऊपर धब्बा है, आप उनसे बचाने का प्रयास करते रहे कांग्रेस को। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सब सच जानती है। तब मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, तब जनता इतनी जागरूक नहीं थी, लेकिन आज का युवा जागरूक है, आज की जनता जागरूक है। तो आप निश्चिंत रहें, आप जितना छुपाने का इस इतिहास को प्रयास करेंगे, ये उतना ही बाहर निकल रहा है कब्र में से। आप निश्चिंत रहें, आने वाला समय अभी बहुत कुछ देखने ठीक है जपेंद्र के भाई। लिए है। ठीक है, प्रोफेसर वर्मा की तरफ रुक करेंगे, एमएल वर्मा साहब। प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब, ये पूरे चुनाव में संविधान संविधान संविधान, और बाद में जब चुनाव बीजेपी और उसके सहयोगी जब हारे, तो वो कह रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह, कि जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी या जो उसके एलाइज हैं इंडिया वाले, उन्होंने एक फेक नैरेटिव सेट किया संविधान का। तो क्या उसका परमानेंट इलाज ये आपातकाल दिवस है क्या, या फिर मुद्दे भटकाने की बात है? एक सोशल साइंटिस्ट, एक एनालिस्ट के तौर पर क्या सोचते हैं आप प्रोफेसर वर्मा? अगर अगर आपातकाल लागू, तो क्या वर्तमान सरकार का मॉडल है? आप उसको मॉडल मानेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया? फिर क्या अंतर रह गया? नंबर 1। दूसरा, जो आज का टॉपिक है आपका, संविधान वर्सेस मनुस्मृति। मनुस्मृति तो विभेद को बताता है, और मनुस्मृति का ज्यादातर फॉलो करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, उससे आगे वर्मा जी, उससे आगे अब चला गया। जिस वक्त आपको ये इत्तला हुई होगी तो संविधान वर्सेस मनुस्मृति था, लेकिन अमित शाह साहब ने एक बम फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब हर 25 जून को ये देश और भारत सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी, जिस दिन इंदिरा गांधी ने संविधान का गला घोटा था। अब थोड़ा उससे और आगे हम बढ़ गए वर्मा जी। दुर्गेश जी, इंदिरा गांधी जी ने तो उसको घोषित आपातकाल लागू किया था, और यहाँ इस देश के युवा और जो बुद्धिजीवी हैं, बल्कि आप खुद जहाँ बैठे हैं, इवन पत्रकार बंधु भी, वो अघोषित आपातकाल बताते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो पिछली सत्ता थी, जिसमें सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी सब करप्ट हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि अगर विभेद दिखाई पड़ता है आपको, वो अघोषित विभेद दिखाई पड़ता है। वहां लोकतंत्र का कोई जिसको आप कह सकते हैं निष्पक्षता नहीं दिखाई पड़ती। निष्पक्षता तो तब होती, महान आत्मा तो तब होती जब आप सभी को समान मानते। यहाँ समानता तो दिखाई नहीं पड़ती। तो इसलिए कहने को तो कुछ भी कह लें, ये 25 जून कोई मॉडल है? अरे संविधान को लागू करने के लिए, संविधान को चलाए रखने के लिए 25 जून का मैटर नहीं करता। आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो आज के समय की बात यह है कि लोगों को देश चलाने के लिए, लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए। युवाओं नहीं को वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि सुविधाएं- हम नौकरी वोकरी तो ठीक है, वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। ये युवाओं को बहुत बताना जरूरी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार का भी मानना है। इसका क्या मतलब हुआ? इतिहास के आप इस सदी पूर्व से लेकर के अभी तक के इतिहास को बताइए, और उससे देश की तरक्की हो जाएगी क्या? देश की तरक्की के लिए सरकार बनती है, तो देश की तरक्की की बात करनी चाहिए, ये पुरानी बातें करनी चाहिए। हम इतिहास की उस पढ़ने में जा करके इसके बाद में कौन सी
आज के समय में आप नौकरी की बात नहीं करते हैं, आज के समय में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। आज ही मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो ये पता लगा साहब, किसी ने बताया साहब वो श्रावस्ती और इन इलाकों में बाढ़ आई हुई है और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा भाई ये आज ही नहीं आई, पिछले 20 साल से आ रही है। तो आपको ये देखना है कि अगर 10 साल पहले से आ रही है तो उसको हम कैसे दूर करें। जब पिछली साल बाढ़ आई थी तो 1 साल बीत गए, तब तक आपने क्या रास्ता अपनाया। हम आगे बढ़ने का तरीका नहीं अपनाते हैं। पिछले साल बाढ़ आई थी, इस साल आई, अगले साल आएगी, हर साल आएगी, उसको दूर करने का क्या तरीका अपनाया। अगर बांध बना है, अगर तमाम चीज वो बनाए गए तो इसलिए बनाए गए कि हम आगे तरक्की करेंगे। तो यहाँ तो तरक्की की बात ही नहीं है। जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं और फर्जी की बकवास करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। आप इतिहास की बात छोड़िए, वर्तमान की बात करिए, और इतिहास की बात करके इसके बाद में तरक्की हम नहीं कर सकते हैं। इस देश की नहीं तरक्की वर्मा जी, तभी हो वो सकती भारतीय है। जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बिना इतिहास जाने आप वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं कर सकते, उनका ये तर्क है। अरे भाई, इतिहास ये बताता है कि पिछली बार हमने क्या गलती की थी। बांध नहीं बनाया तो बाढ़ आ रही हो, पिछले 20 साल से बाढ़ आ रही है। गांव के लोग उसमें तहस नहस हो जा रहे हैं, खेती नहीं बचती है, उनकी उनकी जमीनें पानी में भरी हुई ना हैं। ना, ये वाला कुछ इतिहास कर नहीं पा रहे चाहिए, हैं। ये वाला नहीं चाहिए। वो गांधी जी, भगत सिंह, इतिहास नेहरू, वाला नहीं चाहिए। ये वाला इतिहास बताना है भाई। और आपातकाल इंदिरा जी ने जो संविधान का इतिहास गला वाला घोट दिया, इतिहास नहीं वो चाहिए। भी युवाओं को जानना जरूरी है। मॉडल है क्या? वो मॉडल नहीं है तो नया मॉडल क्या दे रहे हैं आप? नया अगर वो मॉडल ये मॉडल है, नहीं- आपातकाल को बताएंगे, देश के स्वाभिमान को जगाएंगे कि ऐसा कोई सरकारें दोबारा ना कर पाए। ये बता रहे हैं गृह मंत्री जी। क्या युवाओं को जानना नहीं चाहिए? क्या ये हक नहीं उनको जानने का? नहीं, जानना चाहिए। नहीं, अब हमारी क्यों बात नहीं पे हंस जानना क्यों रहे हैं चाहिए? वर्मा सब जी? जानते हैं। भाई वो कह रहे हैं युवाओं को बताना है कि कांग्रेस ने कौन किस नहीं तरीके से गला घोटा, और वो वही कांग्रेस संविधान की बात करती है, वही कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाने निकले। कैसे संभव है? इसके बाद की सरकारें आई भी हैं, जब बता दिया उन्होंने तो उसको बताने के लिए कितना बताएंगे। वो कह रहे हर साल हम 25 जून को बताएंगे, पूरे देश में कार्यक्रम करेंगे हम। ये तो अब सरकार ने कर दिया, सरकार ने ओन कर लिया कि हम बताएंगे हर बार। अब तो पार्टी वाटी से मतलब ही नहीं कोई होने वाला है। ये तो एक तो विभेदकारी राजनीति है और एक षड्यंत्रकारी राजनीति है कि आप असली मुद्दे से भटका करके इसके बाद में लोगों ठीक को है वर्मा जी, मैं भटका आपके रहे पास लौटूंगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। महेंद्र सिंह को चर्चा में लेते हैं, फिर नकवी साहब भी हैं, चूंकि चर्चा लंबी हो जाती है। महेंद्र सिंह, इस जो पूरे आपातकाल के मुद्दे को, सही बात कह रहे हैं वर्मा जी कि भाई 10 साल में ही उठाना चाहिए, 10 साल पहले निर्णय लेना चाहिए, 5 साल पहले लेना चाहिए भाई इसको। ऐसा तो नहीं 75 में हुआ था। और नकवी साहब ने कहा कि भाई क्या आप मरे हुए मृत संविधान की शपथ ली है क्या? तो इसके पीछे दरअसल मसला क्या है? आप चूंकि विद्वान पत्रकार हैं, आप क्या डिकोड कर पाए महेंद्र सिंह? दरअसल हर चीज का की एक टाइमिंग होती है, और आप देखेंगे ये जो टाइमिंग चुनी गई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी 25 जून के बाद इसको घोषित किया गया है, 25 जून को भी नहीं। बात इन समझ में शायद ये आई होगी कि ये संविधान का मसला विपक्ष के हाथ लग गया है, ये बहुत बड़ा मसला है, और राहुल गांधी या दूसरे जो दल हैं वो संविधान की कॉपी लेकर के संसद या सड़क सब जगह जनता के बीच में संविधान एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए उससे बड़ा मुद्दा चाहिए था और उसी से रिलेटेड मुद्दा चाहिए था। तो संविधान, चूंकि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर एक बहुत ऐतिहासिक गलती की, इंदिरा गांधी ने, उसमें कहीं कोई उसको थपथपा नहीं सकता, उसके लिए पीठ कांग्रेस की। हर व्यक्ति आलोचना करता है, वो पत्रकार हो, नेता हो, इवन कांग्रेस के लोग भी कई बार माफी मांग चुके हैं, प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, सारी मतलब वो सारी चीजें हो चुकी हैं। बावजूद इसके उसको कोई ऐसा नहीं कहता है कि बहुत अच्छा काम किया था, किसी को उस पर गर्व नहीं है। लेकिन उस मुद्दे को दोबारा से फिर टाइमिंग देखने की जरूरत है कि जिस मुद्दे पर इस बार एनडीए पिटा चुनाव में, बुरी हालात इसीलिए हुए, नहीं तो वो जो टारगेट रख रहे थे शायद वो उसको अचीव कर लेते। और अब आने वाले समय में उपचुनाव भी हैं, कई राज्यों के चुनाव भी हैं, तमाम चीजें हैं। तो उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये जरूरी है, ये बताना है कि कांग्रेस देखे असल में
बीजेपी कांग्रेस जो है संविधान की रक्षा सुरक्षा करती है, कांग्रेस संविधान को की हत्या करती है और 75 में वो कर चुकी है। आने वाले समय में भी ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, ये संविधान के रक्षक संरक्षक नहीं। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी से चल रही है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अग्निवीर का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अभी गुजरात का एक आया जहां पर मुश्किल से 15 या 20 लोगों के लिए वैकेंसी थी और वहाँ 15-20 हजार लोग इकट्ठे हो गए, वो बड़ा मसला हो गया वहां पर। तो रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको ये सरकार किसी भी तरीके से हल करने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी आज चल रहा था कि कई परीक्षाएं ऐसी हुई जो 2018 में वो निकली थी, 2022 में उनकी परीक्षा हुई, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो आप ये सोचिए कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा, आम जनमानस के इतने मुद्दे हैं। अब उन मुद्दों की राजनीति की जाए या फिर इन मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए, तो ज्यादा सुटेबल है सरकार के लिए कि इन मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए, जनता के बीच में उस मुद्दे को ले जाया जाए जो विपक्ष के पाले में अभी वो मुद्दा है और उसको अपने पाले में किसी तरीके से लाया जाए। मुझे तो यही लगता है ये टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है, वरना 10 साल से सरकार में है, कभी भी कर सकते थे। अगर सिर्फ ये बताना, ये अवेयरनेस करना है तो वो अवेयरनेस तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। पाठ्य पुस्तकों में है 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी ने किया था, वो हम सब आपने पढ़ा है, वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लाखों लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो सब भी हम लोगों ने पढ़ा, वो सबसे हम लोगों ने मिले भी हैं, जानते हैं। निश्चित तौर पर वो काला अध्याय था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है महेंद्र सिंह, मैं आता हूं आपके पास। बीडी नकवी साहब संविधान के विशेषज्ञ हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। माफ़ी के साथ में चूंकि आज ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूं। नकवी साहब, ये पूरा जो मसला आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? संविधान, अब तो ये है कि अब इस बात की होड़ लगे कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक हम, दो बड़े गठबंधनों के बीच में, और अब सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है। देखिए, शायद दुर्गेश चौहान जी, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है और बड़ा मुझे अच्छा लगा सुन के जो बातें कही गई। हम एक ऐसे देश में रहते थे जहां बराबरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। हजारों साल तक लोगों पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारा देश आजाद हुआ। आज मुझे मालूम हुआ, हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि साहब अंग्रेजों के जमाने में भी लोकतंत्र था, ताकि जो कुछ हुआ अंग्रेजों को आया, भाई वो तो अंग्रेज था ही नहीं। लोकतंत्र तो हमें अब मिला जब हमारा देश आजाद हुआ, हमें एक संविधान मिला, उसके बाद सारे लोग बराबर हो गए। और जहां तक इमरजेंसी की बात है तो वो मैं इसको ये कहूंगा एक एबरेशन था। वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो नजर डाल दो कि एबरेशन था। लेकिन कांग्रेस ने खता की कि देश को आजाद कराया, आजादी की लड़ाई लड़ी, सारी कुर्बानी दी और देश को एक संविधान दिया और एक ऐसा मुल्क दिया कि जहां पर सबको फलने फूलने का मौका मिलेगा, सबको आजादी मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे। और आज देश के अंदर अगर गरीब को रोटी मिल रही है तो समझ लीजिए संविधान की वजह से मिल रही है। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो बराबरी, जो उन्हें तकलीफ है, अरे बराबरी कैसे हो गई, अरे भाई देश में अमीर गरीब बराबर कैसे हो गया, अरे हर जात बरादरी बराबर कैसे हो गई। और देखिए इस देश में अब वो लोग बात कर रहे हैं संविधान की जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। बहुत अफसोस की बात यह है कि अब वो भी संविधान की बात करते हैं। लेकिन डिबेट में हर चीज होती है, एक व्यू पॉइंट है, बीजेपी की एक फिलॉसफी है, वो एक पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अफसोस की बात यह है कि आज संविधान के गारंटर इस देश के अंदर सारी संपदा को कुछ लोगों को देना चाहते हैं और हवाले कर दिया है। देना क्या चाहते हैं वो दे चुके हैं। ये रिपब्लिक हम कैसे कहें जहां पर रेलवे, यहाँ हमारे पोर्ट्स और हमारे एयरपोर्ट्स बिक चुके हों एक आदमी के हाथ में, चंद कारपोरेट के हाथ में, हम कैसे कहें कि ये संविधान के हिसाब से हो रहा है? ये संविधान हमारा ये कहता है कि देश की संपदा, देश के रिसोर्सेज ऐसे बंटने चाहिए जहां आम आदमी तक उसकी रसाई हो सके। लेकिन ये बात भी सही है कि इस जो संविधान है उसमें जो रिजर्वेशन मिला हमारे एससी भाइयों को, जो ओबीसी भाइयों को मिला, अब देश एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। 2 इनकलाब हुए, यहाँ 2 रेवोल्यूशन में कहूंगा। एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना, उसके बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना,
ये दो एक रेवोल्यूशन हुए जहां से वीकर सेक्शन, बैकवर्ड पीपल, जो हमारे कमजोर लोग थे, जो हमारे खिदमतगार लोग थे समाज के, जो समाज की खिदमत कर रहे थे, उनको हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर हर रिसोर्सेज में भागीदारी मिली। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां संविधान से सब लोगों को फायदा हो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दुर्गेश जी, आज रिक्शे वाले का बच्चा भी सोचेगा वो डॉक्टर बन सके, वो कलेक्टर बन सके, वो जज बन सके। हमें एक ऐसा देश चाहिए। लेकिन अफसोस कि जो कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, उसके अंदर एक गरीब आदमी आने वाले वक्त में ये सारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। शिक्षा महंगी है, एजुकेशन महंगी है। आप यकीन माने, मैं अपने बेटे का एडमिशन जो है वो मैं कैसे बताऊं कि जमीन बेच के उसको एमएस में करा रहा हूं ताकि एक काबिल डॉक्टर बन सके, देश की सेवा कर सके। ये मेरे साथ नहीं है, से लोगों के साथ है। इस सरकार को अगर इमरजेंसी की याद ना करके इस बात पे गौर करना चाहिए कि यहाँ एजुकेशन जो है सस्ती हो, यहाँ इलाज सस्ता हो और आम आदमी को मौका मिले। क्या आज वंदे भारत में 100 रुपए में गरीब आदमी लखनऊ से दिल्ली जा सकता है? क्या सोच सकता है वो आदमी वंदे भारत में सफर करने का? तो जो इतनी डिस्पैरिटी है, हम यहाँ इस देश के अंदर अमेरिका के संविधान को लागू नहीं कर सकते, अमेरिकन पॉलिसीज को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं। तो बहरहाल डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें हो रही हैं और संविधान की बात होती रहनी चाहिए। देखिए, संविधान जो हम चाहते हैं डेमोक्रेसी में, अपोजिशन, मैन एंड गवर्नेंस, उनके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, एक चेक लगनी चाहिए। ये सही है कि देश में पब्लिक ने इसी संविधान के जरिए जो उसको वोटिंग राइट मिला था उसने बैलेंस कर दिया। जो लोग बात कर रहे थे हम 400 पार की, उनको 240 पे ला के रख दिया। ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छा संकेत है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं फला पार्टी अच्छी, फला पार्टी अच्छी, मैं बात करूंगा आम आदमी के इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो चीज सोच हो रही है। हम चाहते हैं कि इस देश का मीडिया सही हो, इस देश की जुडिशरी अपने जिम्मेदारी से, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो आजादी। शुक्रिया नकवी साहब, आप जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा वक्त मेरे पास है नहीं। आप बहुत बहुत थैंक यू। अब जो मेरे पास कुछ सेकंड बचे हैं, 10-10 सेकंड में मैं जल्दी से सारे लोगों को, नकवी साहब 10-10 सेकंड में मैं सारे लोगों को लूँगा। कुंवर जपेंद्र, और मेरा अनुरोध है कि 10 सेकंड में रिएक्ट करें, क्योंकि मेरे पास अब कुछ ही सेकंड है। अगर सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करें। जपेंद्र जी जल्दी से। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। उस सरकार ने देश के अंदर जितने हॉस्पिटल्स, यहाँ हम एम्स की बात कर रहे हैं जो हमारे एक लार्जेस्ट सेटअप है हेल्थ का, आज उससे 2.5 गुना ज्यादा हमारे पास एम्स हैं। आईआईटी, आज उससे डबल हमारे पास आईआईटी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो उस पर बहुत बेहतर काम हुआ है। एजुकेशन को लेके काम करें तो आज कई स्टेट्स एजुकेशन का हब बन के उभरी हैं। और कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर इतना काम हुआ है जो शायद आज देश की जनता खुद मानती है। ठीक है जपेंद्र जी, थैंक यू। हिलाल साहब 10 सेकंड। सालों में घूमा है वो लाजवाब है। ठीक है, तो ये जपेंद्र भाई आ गई, थैंक यू, के कामों का एक रिजल्ट कार्ड है। ठीक है हिलाल साहब 10 सेकंड प्लीज। जो राजनीतिक दल एक इम्तिहान ईमानदारी से ना करा पाता हो, जो राजनीतिक दल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हो और लगातार पेपर लीक होते रहे हों, जो राजनीतिक दल आज तक की, जब से कि ये सरकार में आए तब से लेकर के आज तक की, सिर्फ और सिर्फ व्यापम घोटाले के आधार पर शिक्षा नीति बनाता रहा हो, वो बात कर रहा है कि शिक्षा में सुधार किया है। जो राजनीतिक दल एयरपोर्ट बनाता है, वंदे मातरम ट्रेन चलाता है, बुलेट ट्रेन चलाता है, चौड़ी चौड़ी हाईवे बनाता है, किसके लिए? उन चंद 1% अरबपति खरबपति के लिए, जिसको कि किसान की एमएसपी नहीं दिखाई देती कि उसको लीगल एमएसपी दे, वो आज जो है बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है आज हम 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, वो अपने यहां के लोगों को पेंशन नहीं दे सकती है। हम उससे बेहतर थे जब। ठीक है, शुक्रिया हिलाल साहब। 10 सेकंड एमएल वर्मा साहब 10 सेकंड। अब काउंटर नहीं जपेंद्र जी, इस वक्त नहीं मेरे पास, सारे लोगों को लेना है। बोलिए एमएल वर्मा साहब जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए दुर्गेन जी, कार्ल मार्क्स
की थियरी है क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर संघर्ष का सिद्धांत। और इस देश में आम आदमी अगर सामान्य रूप में अगर अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहा है और पूंजीपति, बल्कि आप ये कहिए कि पूंजीपति होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो उससे रिजल्ट क्या होगा? वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। वर्ग संघर्ष की थ्योरी पे मैं नहीं जाना चाहता, समय कम है, लेकिन ये निश्चित रूप से आप जानिए कि छोटे पूंजीपतियों में और गरीबों में संघर्ष होगा। ठीक बात है, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष होगा और ये कह रहे हैं कि आपातकाल हर 25 जून को हम बता के रहेंगे। बिल्कुल, आपातकाल में दरअसल फंडामेंटल राइट्स ही तो सस्पेंड किए गए थे और मेरा मानना है कि अगर फंडामेंटल राइट्स पे ये सरकार अगर संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो इक्वलिटी पे, एजुकेशन पे, रोजगार पे काम करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काम करे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हम 150 के नीचे हैं, वो 50 के अंदर आ जाए तो मानेंगे कि संविधान की संरक्षा की गारंटी ये सरकार दे रही है। इक्वलिटी की बात ही नहीं हो रही। हम लगातार देख रहे हैं कि हम बेरोजगारी पे भी कोई बात नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात नहीं हो रही, तो ये बातें करने की जरूरत है। थैंक यू महेंद्र सिंह, थैंक यू। अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड में हरिकेश जी, विनम्रता के साथ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा समय मत लीजिएगा क्योंकि फिर मुझे कार्यक्रम को खत्म करना है। अनम्यूट करिए हरिकेश जी। हरिकेश जी सुन नहीं पा रहे आपको हम। हरकेश जी आप ऑडिबल नहीं हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड प्लीज। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें कही गई जिसका सारा जवाब नहीं दिया जा सकता। और सिंह साहब की जो बातें कर रहे थे कुंवर जसवंत सिंह जी, अगर उनकी बात के सारा जवाब दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन एक बात, कुछ बात मैं बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई का विरोध किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद लेटर लिखा था उस समय बंगाल के गवर्नर को कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। मैं खाली हेडिंग बोलता चला जा रहा हूँ आपको। और ये लोग डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे कि भारत को पूरी तरह से आजादी मिले। जबकि कांग्रेस का ये प्रस्ताव था कि भारत को पूर्ण स्वराज। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया हरकेश जी, बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रोफेसर ML वर्मा साहब, BD नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो इन्होंने बहुत धैर्य के साथ में हमारे इस कार्यक्रम को सुना। बहुत विद्वान और बड़े जबरदस्त मेहमान हमारे साथ थे, बड़े विशेषज्ञ। आप लोगों ने सुना, अपनी राय बनाई होगी। मुझे लगता है कि वास्तव में सही बात है। एक पत्रकार साथी ने कहा कि अगर वास्तव में आपको उस आपातकाल का जवाब देना है तो आप अधिकारों को बहाल कीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहाल कीजिए, आप रोजगार दीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।